This meeting is being recorded. तो बेटा आज की क्लास में वील बी कवरिंग टू पेपर्स अक्टूबर नवंबर 2023 5054 दैट इज ओ लेवल्स जीसीएसई एंड हमें दोनों वेरिएंट जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं 1-1 भी 1-2 भी। सही है। तो लेट्स स्टार्ट। वही बेसिक चीज़ें जो मैं शुरू में बताता हूँ। वेरिएंट 1 है अक्टूबर नवंबर 2023 1 आवर का पेपर है। बी और एच बी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक सेलेक्ट करना है आपने। इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ना है। सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करना है, बहुत डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। एंड मल्टीपल चॉइस शीट आपको दी हुई होगी, उसमें आपने जो है क्या कहते हैं अपनी आंसर्स को इंक आउट करना है। वन मोर थिंग, जो डिटेल्स आप अपने फ्रंट पेपर में डाल रहे हैं यहाँ पर, वही तमाम डिटेल्स आपको जो है वो आंसर शीट में भी डालनी होंगी, ठीक है। न्यू सिलेबस के मुताबिक ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 40 MCQ, each carry 1 mark. Let's start. What is the description of scalar quantity? किस तरीके से आप डिफाइन करते हो दैट स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने में बेटा हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी को रिक्वायर्ड होता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को रिक्वायर क्या नहीं होता? डायरेक्शन। इट हैज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है बेटा। इन दैट वे हमारे पास फर्स्ट MCQ इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द कार ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधे रोड पे कार ट्रैवल कर रही है। विच रीजन ऑफ द कार इज डिसेलरेटिंग? बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या होता है बेटा? अब ग्रेडियंट जहाँ कम हो रहा है वहां डिसेलरेशन हो रही है। बेटा यहाँ पे देखें, ग्रेडियंट तो बढ़ रहा है, ये तो एक्सेलरेशन है, सही है। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे देखें ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो ये डिसेलरेशन है। और यहाँ पे बॉडी एट रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन अगेन क्या है? 0 है। उसने पूछा है डिसेलरेशन, तो डिसेलरेशन हमें कहाँ पर मिल रहा है बेटा? डिसेलरेशन हमें मिल रहा है सी पे। वुडन ब्लॉक इज पुश्ड अक्रॉस द टेबल एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे अगर वुडन ब्लॉक को आपने पुश किया है, तो बेटा कांस्टेंट स्पीड के लिए मैंने आपको क्या बात बताई थी? whenever you are going through constant speed, keep one thing in mind, हमारे पास हमेशा कांस्टेंट स्पीड में जितनी फॉरवर्ड फोर्स होती है उतनी ही बैकवर्ड फोर्स होती है, ठीक है। फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास बराबर होता है। तो जितनी पुशिंग फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास फ्रिक्शन भी होनी चाहिए, सही है। तो इन दैट वे हमारे पास द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस, नो, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एंड ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स। बी आंसर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। तरीकेकार वही फॉलो करेंगे बेटा। 5 या 10 MCQs का सेट बनाएंगे और कोई रिसेशन हर 5 MCQs के बाद करेंगे। कार begins to move and it speeds up until it reaches constant speed. What happens to the acceleration and what happens to the velocity? सही है। कार begins to move, पहले कार रुकी हुई थी, सही है, तो वेलोसिटी भी 0 थी, एक्सेलरेशन भी 0 था। कार begins to move, कार स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एंड एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट है, ठीक है। देन कार रीचेस कांस्टेंट स्पीड, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और एक्सेलरेशन क्या हो गई? 0। तो देखिए कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन 0 थी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर 0 हो गई, वेलोसिटी 0 थी, बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई, यानी थ्रू आउट हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी? बोथ आर चेंजिंग। That way 4A is our correct answer.
The diagram shows the length of the spring changes when load of 10 Newton is suspended from it. When 10 Newton load is replaced by 20 Newton load, what is the new length of the spring? अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, ये मेरे पास क्या है, लेंथ विदाउट एनी लोड, तो ये है ओरिजिनल लेंथ, और ये हमारे पास 10 न्यूटन के लोड की लेंथ है, ठीक है बेटा, तो ये एक्सटेंडेड लेंथ है, तो एक्सटेंशन कैसे आ जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, 8 माइनस 5, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जब 10 न्यूटन का लोड अटैच किया है आपने, तो एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर। मुझसे क्या बोल रहे हैं हम, क्या होगी जब 10 न्यूटन का लोड 20 न्यूटन से रिप्लेस कर देता है, तो न्यू लेंथ क्या होगी। तो बेटा जब 10 न्यूटन पे एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन पे एक्सटेंशन क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। सही है। नाउ ही इज इंटरेस्टेड इन द एक्सटेंडेड लेंथ और फाइनल लेंथ, जो क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन प्लस ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसके मुताबिक देखता हूँ तो यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक्सटेंशन 20 सेंटीमीटर की 6 है, 20 न्यूटन की, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओपनिंग द चैट बॉक्स फॉर द फर्स्ट 5 MCQs, you can ask your questions if you have. Y26 डबल हो गया ना बेटा, लोड डबल हुआ तो एक्सटेंशन डबल हो गई। एडम, अक्टूबर नवंबर 2023 P11। ठीक है बेटा, तो दीज आर द 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, एंड चलो आगे बढ़ते हैं। A force F causes moment about O on an L-shaped bar. The force F acts at point P. What is the moment of F about O? Okay, beta force ये रही. Ab now we need to look at that distance which makes 90 degree on the applied force, and which is the distance from the force to the pivot. This is our pivot. सही है? तो pivot से force तक का फासला जो आपकी फोर्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, वो कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है, तो यहाँ पे फोर्स एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d4। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ, इट्स एफ d4। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारे पास आंसर हो गया 6D। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, अच्छा टेक्निकल सवाल है, और से सुनिएगा। मीटर रूल ऑफ वेट डब्ल्यू एंड इस पे बेटा एट 25 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है। जैसे यहाँ पे देखें, वेट ऑफ द मीटर रूल बिल्कुल सेंटर में 50 सेंटीमीटर मार्क पे आ रहा है। सही है। हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय फोर्स एफ अप्लाइड अपवर्ड्स एट 100 सेंटीमीटर मार्क। हेल्ड हॉरिजॉन्टल मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की बेटा दो कंडीशन होती हैं। पहली तो कंडीशन होती है बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का नेट इफेक्ट जीरो हो। दूसरी कंडीशन जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के नाम से हम पढ़ते हैं, बॉडी पे लगने वाले सारे मोमेंट्स का नेट इफेक्ट जीरो हो। जब ये दोनों कंडीशंस वैलिड होती हैं, तो ही हमारे पास इक्विलिब्रियम में होती है बॉडी, बॉडी स्टेबल होती है। इनमें से कोई एक भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, तो हम नहीं कहेंगे कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सही है। The rule is supported by a vertical force P acting at the pivot. Okay. What is the magnitude of P? बोल रहे हैं जो फोर्स P है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ओके, तो बेटा मुझे अब यहाँ पे पता है क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी होंगी। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ देखें, मैं W हमारे पास क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये वाला जो मार्क है 25 है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 25 से 50 तक का फासला, यानी 25 सेंटीमीटर। 4 से
पिवट तक का फासला। एंड ये जो हमारे पास एफ है, ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पिवट से फोर्थ तक का फासला 25 से 100 यानी 75 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी से इज क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। क्लॉकवाइज मोमेंट की फोर्स है डब्ल्यू, डिस्टेंस है 25। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की फोर्स है एफ, डिस्टेंस है 75। सही है। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू 25/75, यानी एफ हो जाएगा हमारे पास W/3। ठीक है। किस तरह होगा, 25 वन दार, 25 थ्री दार। तो ये एफ की वैल्यू निकाल ली हमने। जैसा मैंने आपको कहा, इस क्वेश्चन में हमें दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी होंगी, तो मैं ये वाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो लगा चुका हूँ। अब लगाते हैं दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल, यानी जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी ही अपवर्ड फोर्स होगी। तो बेटा हमारे पास अपवर्ड फोर्स क्या है, एक पी है और एक एफ है। ठीक है। तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, पी प्लस एफ, और डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एक ही है, डब्ल्यू। पी निकालना है हमें, डब्ल्यू माइनस एफ, डब्ल्यू ऐसे ही रहा, और बेटा एफ क्या निकाला है, W/3, यहाँ से। ठीक है। तो पी हमारे पास हो जाएगा 3W माइनस W/3, यानी 2/3W। दैट मीन्स सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस सवाल को एक मर्तबा और सुनिए, क्योंकि मुझे मालूम है अभी मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो आप लोग इसी के बारे में सवाल पूछोगे। तो वंस अगेन मुझसे बोला गया है, गौर से सुनो, कि हमारा ये रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आया हुआ है। और इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, सारी की सारी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हो वो कैंसिल आउट हो रही हो, सारे के सारे मोमेंट बॉडी पे लग रहे हो वो कैंसिल आउट हो रहे हो। सही है। तभी जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। वेट करवा रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, और फोर्थ से पिवट तक का फासला 25 है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एफ करवा रहा है, फोर्थ से पिवट तक का फासला 75 है। यहां से मैंने इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एफ की वैल्यू निकाली। ठीक है। दिस वॉज द पार्ट ऑफ सम ऑफ ऑल मोमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है। अब हमें बात करनी है सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर होगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। तो हमने ये लगाया, और जो एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकाल ली है वो यहाँ पे पुट कर दी, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट आवर आंसर। दैट इज हाउ हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। मैंने एक और मर्तबा आपको समझा दिया। क्वेश्चन 8, the diagram shows stationary fairground ride with four chairs of equal masses. Which chair is having the most GPE? तो जीपी का ताल्लुक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट उसकी सबसे ज्यादा जीपी, दैट इज ए। ठीक है। Hydroelectric and tidal power stations generate electricity. Do these use renewable energy? या हाइड्रोइलेक्ट्रिक भी रिन्यूएबल है, टाइडल भी रिन्यूएबल है। Which energy resource is correctly described? ओके बेटा, एनर्जी सोर्स बायोफ्यूल रिन्यूएबल है, हर वक्त इस्तेमाल भी हो सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, इसने नहीं लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। विंड रिन्यूएबल है, इसने नो लिखा हुआ है। दस दिस वे हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्वेश्चन 10 का पार्ट ए ही बन रहा है। ठीक है बेटा। 5 6 टिल 10 एमसीक्यूज में कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें। 9 देख लें बेटा, एमसीक्यू 6 दिखा दूं। ओके।
बेटा देखें, हमारे पास बड़ा एक कैलकुलेटेड टाइम होता है, और मैं 5-5 एमसीक्यूज के बाद जवाब पूछ रहा हूँ, सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो काइंडली जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक ही आप सवाल पूछें, तो दैट हम लोग एक्चुअली अपना टाइम जो भी का टारगेट है वो टाइमली खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला है कार बिगिंस टू मूव, यानी बिफोर दैट कार वाज एट रेस्ट। सही है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो था, वेलोसिटी भी जीरो थी। देन कार स्पीड्स अप, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही है। देन हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो गई है, कांस्टेंट स्पीड हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखो, एक्सेलरेशन पहले जीरो थी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर जीरो हो गई, यानी तीनों सिनेरियोज में हमारे पास एक्सेलरेशन बदली है। ठीक है, जीरो से कांस्टेंट हुई, देन कांस्टेंट से जीरो हो गई। वेलोसिटी पहले जीरो थी, देन बढ़ी, देन कांस्टेंट हो गई। सही है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो बोथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज। सही है, दैट इज हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 11। Small motor has a power rating of 10 watt for 5 minutes. And what is the electrical energy? बहुत आसान सवाल है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर इज 10, टाइम इज 5। बट सारे के सारे यूनिट एसआई यूनिट हैं, तो हमें अपनी कैलकुलेशन की हर एक वैल्यू एसआई यूनिट में लेकर चलना होगी। तो टाइम हमारे पास 5 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा, एंड दैट इज हाउ हमारे पास डी आंसर आएगा। Two liquids X and Y are poured into the beaker of different sizes. Liquid X की डेंसिटी ये है, लिक्विड Y की डेंसिटी ये है। सही है। Which beaker has the greatest pressure? बेटा यहाँ पे प्रेशर अमंग लिक्विड्स की बात हो रही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर होगी उतना प्रेशर होगा, तो डेप्थ ऑफ वाटर सी में है और डी में ज्यादा है। देन जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो हमसे बोला गया है एक्स की डेंसिटी 1000 है, वाई की डेंसिटी 900 है। तो बेटा डेंसिटी हमारे पास लिक्विड एक्स की ज्यादा है। तो दैट इज हाउ इन दोनों फैक्टर्स के मुताबिक, डेंसिटी और डेप्थ के मुताबिक, सी इज हैविंग द ग्रेटेस्ट प्रेशर। ठीक है। नाउ a swimmer at the bottom of the pool, the density of the water is 10,000 kilogram per meter cube, and the gravitational field strength is 9.8 न्यूटन पर केजी, एंड डेप्थ आपको बताई दी है 5 मीटर। विच एक्सप्रेशन गिव्स द प्रेशर ऑफ द स्विमर ओनली ड्यू टू वाटर? यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर बोलता है तो बेटा मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करना होता, लेकिन इसने ओनली प्रेशर ड्यू टू द वाटर बोला है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। तो P इक्वल्स टू रो जी एच। रो हमारे पास है 1000, जी 9.8, एंड एच हमारे पास है 5। बेटा ये हमारे पास मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का आंसर इन दी एंड सबका सेम ही आएगा। तो आसान सवाल था। क्वेश्चन 14 इज रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। कैसे? सम गैस इज ट्रैप्ड इन द सिलेंडर इन द सिरिंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 100 किलो पास्कल बताई गई है, और बोल रहे हैं गैस का प्रेशर 200 किलो पास्कल है अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 200 किलो पास्कल ज्यादा है, यानी गैस का हमारा प्रेशर कितना है बेटा? 300 किलो पास्कल, क्योंकि 100 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 200 किलो पास्कल ऊपर है। ठीक है, दैट इज हाउ हमारे पास यहाँ पर ये 300 किलो पास्कल होगा। द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड गैस डबल्स, यानी पहले अगर वॉल्यूम होती थी V, अब वॉल्यूम ऑफ द गैस ट्रैप डबल हो गई है, तो यानी अब वॉल्यूम जो होगी वो 2V होगी।
बोल रहे हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हमें सिग्नल मिल गया कि हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस? क्या नया प्रेशर होगा गैस का? P2 निकालना। तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करें, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। whoever this is, जो जर्मनी के नाम से क्लास में एंटर हुए हैं बेटा, नेशनलिटी बाद में दिखा लिएगा, पहले आप अपने एक्चुअल नाम के साथ आए। आई एम गिविंग यू द राइट टू रीनेम योर सेल्फ, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ओके, P1 हमारे पास 300 किलो है, V1 V है, P2 निकालना है और V2 2V है, सही है। तो V से V कट गया एंड P2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 किलो पास्कल, एंड द वैल्यू ऑफ P2 इज 150 किलो पास्कल। आंसर इज डी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? द टेम्परेचर ग्राफ शो द टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर द मटेरियल बीइंग हीटेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मटेरियल को हीट किया जा रहा है, सही है। अच्छा, अब ये वाले जो दो रीजन है ना बेटा, यहाँ पे स्टेट चेंज अकर हो जाए। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और जब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज हो रहा होता है, बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी ड्यूरिंग दो सिनेरियोज इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, सही है। अब सॉलिड की बात की है, सॉलिड को जब हीट करोगे तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, एंड यहाँ पे लिक्विड होगा, क्योंकि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू हुआ था सॉलिड लिक्विड में, और यहाँ पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड एट दिस स्टेज हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, जिसे हम बॉइलिंग या फिर एवापोरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो पूछ रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन एट एक्स वाई और जी। तो एक्स पे तो मैंने आपको बता दिया है मेल्टिंग हो रही है, वाई पे भी मैंने आपको बता दिया है बॉइलिंग या एवापोरेशन हो रही है, ठीक है। वैसे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड हो रही है तो ये बॉइलिंग होगी बस। एंड वाई पे जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लिक्विड इज गेटिंग हॉटर, सही है बेटा। एंड इन दैट वे हमारे पास 15D इज आवर करेक्ट आंसर। Opening the chat box, you can ask your question from 11 till 15. जी बेटा, you want to ask something? जी मोविया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कल की क्लास में नहीं था, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप फिर शेयर कर देंगे? अपलोड कल ही कर चुका हूँ मैं। अच्छा सर, और इसकी भी आज कर देंगे ना? थोड़ा लेट करूंगा क्योंकि इसके फौरन बाद एएस की क्लास है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बात हो रही है रेजा, कौन सा लिक्विड ग्रेटेस्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? तो प्रेशर अमंग लिक्विड की बात हो रही है। तीनों एक ही जगह पे चारों रखे हुए हैं, तो ग्रेविटी तो तीनों पे सेम, बचते हैं फैक्टर डेंसिटी और डेप्थ, ठीक है। इन दोनों की डेप्थ कम है तो इनका ग्रेट प्रेशर नहीं हो सकता, सही है? और इन दोनों की हमारे पास डेप्थ ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट प्रेशर यहीं पर है। देन दूसरा फैक्टर मैंने देखा डेंसिटी, एक्स की डेंसिटी ज्यादा है, वाई की कम है, तो ग्रेटर डेंसिटी जिसकी होगी उसका भी प्रेशर ग्रेटर होगा, सही है। दैट इज ऑल। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया रेजा, प्रेशर अमंग लिक्विड एरिया पे डिपेंड नहीं करता। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 16। A student on a camping expedition cools sealed bottle of water which is at the same temperature as surrounding air. Okay, which method cools the water to the greatest rate? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। I have been to the camping. तो कैंपिंग में पानी को ठंडा रखने का तरीकेकार क्या होता है? बेटा ये आपकी बॉटल है, और इस बॉटल पे क्या करते हैं बेटा? डैम्प क्लॉथ रख देते हैं, ठंडा कपड़ा।
इससे क्या होता है, सराउंडिंग हीट जब मिलती है इस गीले कपड़े को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स at the base receive heat, they become more energetic, they leave the surface of the liquid. सही है। जब सारे हॉट मॉलिक्यूल चले गए, पीछे कौन रहा, कोल्ड मॉलिक्यूल, एंड दैट इज हाउ एवापोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। और उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से पानी इन द बॉटल ठंडा होता है। सही है। तो ये एक तरीकेकार फॉलो होता है नेचुरली पानी को आसान तरीके से फिजिक्स को यूज करते हुए ठंडा करने के लिए। ठीक है। तो जो जवाब है वो तो मेरे सामने है, वाटर ट्रैप द बॉटल इन द वेट पेपर एंड पुट इट इन अ ब्रीज। ब्रीज ठंडी हवा को कह रहे हैं। ठीक है। बॉटल को गीले पानी या गीले कपड़े से या पेपर से रैप करें और उसे ब्रीज में रख दें। लेकिन मैं बाकी आपको बताता हूँ गलत क्यों है। रैप द बॉटल इन द एल्युमिनियम फॉयल एंड प्लेस इन द शेडी प्लेस। बेटा हम चाहते हैं कि पानी जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। अगर मैंने एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके रख दिया बॉटल को, तो पानी तो ठंडा ही नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक आप रेस्टोरेंट से टेक अवे पे अगर कोई ईटेबल आइटम्स लेकर आते हैं, तो वो उसे एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके देते हैं ताकि वो देर तक गर्म रहें, तो पानी भी देर तक गर्म रहेगा, कूल डाउन ही नहीं होगा। रैप द बॉटल इन अ ड्राई व्हाइट पेपर एंड पुट इट इन सनी प्लेस। कोई फायदा नहीं, ऑपरेशन ही नहीं हो पाएगी, कूलिंग इफेक्ट ही नहीं आ पाएगा। ड्राई पेपर है और सूरज में भी रखा हुआ है, तो पानी ठंडा नहीं गर्म ही होगा। रैप द बॉटल इन फोम एंड पुट इट इन ब्रीज। ब्रीज वाला पार्ट तो सही है, लेकिन फोम से अगर मैंने रैप कर दिया तो ठंडी हवा हमारे वाटर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फोम सारी की सारी उस हवा को ट्रैप कर लेगा, आगे पहुंचाएगा ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सही है। Students suggest three factors that affect the rate of emission of thermal energy by radiation from a hot object. And these are surface of the temperature of the object. बिल्कुल बेटा, सरफेस टेम्परेचर रेडिएशन पे इफेक्ट करता है। अगर अभी मेरे पास गन थर्मोमीटर रखा जाता है तो कम टेम्परेचर आएगा, बट अल्लाह ना करे अगर मुझे बुखार है तो गन थर्मोमीटर ज्यादा टेम्परेचर बताएगा। सही है। तो जितना ज्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट का सरफेस टेम्परेचर होता है, उतना वो इंफ्रारेड रेडिएट करता है। द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा हमारे पास, उतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। एंड सरफेस कलर, ब्लैक कलर है तो ज्यादा हीट एनर्जी एमिट होगी, और अगर व्हाइट है तो कम हीट एनर्जी एमिट होगी। तो तीनों फैक्टर हमारे पास सही फैक्टर्स हैं। ठीक है। विच सजेशन आर करेक्ट, ऑल ऑफ दैम। प्लेन मिरर ऑन अ वर्टिकल वॉल फॉर्म्स इमेज। बेटा प्लेन मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल, अपराइट, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस पे बनाता है। जितना ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस होता है, उतना ही मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस होता है। सही है। तो रियल इमेज तो नहीं बनती, वर्चुअल बनती है, एंड इन्वर्टेड नहीं बनती, अपराइट बनती है। डी करेक्ट आंसर। The diagram shows the light traveling in air incident on the surface of the glass block. Air से glass में आ रही है light. Some light is reflected and some light is refracted. Which diagram shows the reflection and refraction? बेटा यहाँ पे तो गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसे दिखानी चाहिए थी, ऐसे। सही है। तो ये रिफ्लेक्शन गलत आई हुई है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन सही है, रिफ्लेक्शन सही है, रिफ्लेक्शन सही है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन गलत हो गई। ठीक है। क्योंकि होना क्या था बेटा, लाइट को यूं जाना था, लाइट स्लो डाउन होती, नॉर्मल के करीब आती। सही है। तो लाइट को नॉर्मल के करीब आना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पे लाइट नॉर्मल से देखो दूर जा रही है, और यहाँ पे लाइट नॉर्मल के करीब आ रही है। तो इन दैट वे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। एयर से ग्लास में आ रही है, लेफ्ट हैंड से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, स्लो डाउन होगी, नॉर्मल के करीब आएगी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Total internal reflection only occurs when light travels from air to glass. नहीं, total internal reflection की एक कंडीशन है, डेंसर टू लेस डेंस जब लाइट ट्रैवल करती है
तभी TIR होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास द लार्जर द क्रिटिकल एंगल। अभी देख लेते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इन्वॉल्व हो, वो फॉर्मूला होता है ये, सही है। जितना बड़ा क्रिटिकल एंगल उतना कम हमारे पास, जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल होता है। ये तो बोल रहा है जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, गलत हो रहा है। When total internal reflection occurs, it's reflection, keep this in mind। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक बात हो रही है। एंड व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occurs, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ऊपर बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल के मुकाबले में, दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। MCQs 16 till 20। बेटा MCQ 18 क्यों समझ नहीं आया, मतलब सिंपल, हमने इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर की ये चार प्रॉपर्टी थे, वर्चुअल, अपराइट, सेम साइज सेम डिस्टेंस, सही है। तो वर्चुअल, इन्वर्टेड, हर इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, सही है। तो दैट इज व्हाई इट्स रॉन्ग, ठीक है। अपराइट सीधी इमेज बनाता है हमारा प्लेन मिरर। अब वर्दा 17 दिखा दूं, ओके। ये देखें बेटा 17, चार तीनों फैक्टर हमारे पास रेडिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। So we are done with half of the paper, ठीक है बेटा। अब 21 till 25 MCQs को स्टडी करते हैं। An object is placed in front of the converging lens of length 4 centimeters, focal length 4 centimeter. The height of the image is 6 centimeter. The arrangement is shown the scale diagram। बेटा स्केल डायग्राम में क्या होता है, ये जो आपके पास ग्रिड होता है ना, ये 1 by 1 सेंटीमीटर का होता है, सही है। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन में आपको दो फॉर्मूले बताए, एम इक्वल्स टू HI/HO। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 1 2 3 बॉक्सेस। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 1.5 बॉक्सेस। तो 3 डिवाइड बाय 1.5, तो आंसर आएगा। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया है, एम इक्वल्स टू DI/DO। कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 6 डिवाइड बाय 3, अभी भी आंसर 2 आएगा। एंड दैट इज हाउ वी से दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2, सही है। Which range of sound frequencies only include the sound that heard by the healthy human ear? They can be heard by the, beta this can't be heard by healthy ear, this can't be heard by healthy ear, ये वाली, this can be heard by the healthy ear, this can't be heard by the healthy ear, सही है। हमारा ऑप्शन सी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है रेंज। And our aircraft flying through air becomes electrically charged. Let me tell you, एयरक्राफ्ट वैसे तो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कोटिंग हुई हुई होती है वो विनाइल की हुई हुई होती है, विच इज टाइप ऑफ इंसुलेटर। अब एयर भी इंसुलेटर है। जब हवाई जहाज एयर में ट्रेवल करता है, सो इट स्ट्राइक्स विद द एयर पार्टिकल्स, एंड द विनाइल एंड द एयर पार्टिकल्स ड्यू टू फ्रिक्शन गेट्स चार्ज्ड, सही है, बाय द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। What causes this to happen? तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, फ्रिक्शन बिटवीन द एयरक्राफ्ट एंड द एयर। एयरक्राफ्ट और एयर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से काम हो रहा होता है, ठीक है।
background radiation of the in the aircraft doesn't make any sense. Heating of the air surface of the aircraft, friction की बात नहीं हो रही. Radio wave emitted by the aircraft, charging due to friction की बात करनी है हमें तो. So that is why this is wrong. Two metal spheres are brought close to each other. ठीक है. The two sphere repel each other. बेटा repulsion सिर्फ कब होती है? And the charges are like. या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो. Which statement explain this? Both spheres are charged and positive. Yes. Both spheres are charged, but one is positive, the other is negative. बेटा repulsion थोड़ी होती, attraction होती. The sphere have same number of electrons. The sphere have same number of protons. बेटा ये दोनों बातें तो न्यूट्रल में भी होती है. तो चार्ज एंड लाइक चार्ज बताना जरूरी है, जो कि ए फुलफिल कर रहा है. The student sets up the circuit as shown. The lamp does not light. What makes the lamp light? पहले तो देखो लैंप लाइट अप क्यों नहीं हो रहा. करंट जब फ्लो होना शुरू हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये थी. अब देखो डायोड इस डायरेक्शन में करंट चाहता है और करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो बेटा हमारा डायोड क्या हुआ है? रिवर्स बाइस. अगर मैं चाहता हूं करंट फ्लो हो तो मैं दो काम कर सकता हूं. पहला काम तो मैं करूं कि मैं बैटरी उल्टी कर दूं. सही है, ये पहला काम हो सकता है ताकि करंट यूं फ्लो हो और देखो डायोड की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, डायोड काम करेगा. दूसरा काम क्या हो सकता है? मैं बैटरी को ना छेड़ूं, मैं डायोड को उल्टा कर दूं so दैट करंट यूं फ्लो हो सके डायोड की डायरेक्शन में. सही है बेटा. तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं. चेंजिंग द सप्लाई टू 12 वोल्ट, नो. इंसर्टिंग अ फ्यूज, नो. रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शन, यस. रिवर्सिंग द कनेक्शन टू द लैम्प, नो. डायोड इन बिटवीन लगा हुआ है ना, तो बैटरी के कनेक्शन मतलब लैम्प को उल्टा लगा देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. 21 till 25 MCQs. Ask your questions. Item 23 MCQ में क्या है? चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात हो रही है. एडम सिंपल. एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू एयर बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. जैसा मैंने आपको बताया, एयरक्राफ्ट इज coated with one of the insulator called vinyl, and air is also an insulator. So this is the pure concept of charging due to friction. ठीक है. तो फ्रिक्शन बिटवीन द एयरक्राफ्ट विद द एयर, यही हमें समझा रहा है प्रॉपर तरीके से. सही है. डायोड को रिवर्स करें या बैटरी रिवर्स करें, इट्स द सेम थिंग, राइट. हाँ हाँ, लेकिन कोई एक चीज को छेड़ना है रजा. या तो आप बैटरी चेंज उल्टी कर रहे हो, डायोड को सेम रखो, या डायोड उल्टा करो, बैटरी को सेम रखो. ओके. Circuit P and Q contain two identical resistors, each of resistance R. What is the resistance of circuit P and what is the resistance of circuit Q? बेटा एक जैसे रेजिस्टर है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड अप होती है, तो 2R होगा. पैरेलल में मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर एक जैसे रेजिस्टर लगे हुए हो तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो. What is the resistance of circuit P? 2R. What is the resistance of circuit Q? R by 2. Current in the motor is 2 ampere. Energy is 20 joule. Time is 5 second. Potential difference पूछ रहे हैं. बेटा एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है. यू कैन ऑल्सो राइट इट. पावर होती है करंट इनटू वोल्टेज और टाइम ऐसे ही रहेगा. तो V किसके बराबर हो जाएगा? E अपॉन आई टी. E 20 है, I 2 है, T 5 है. मेरा आंसर क्या आ जाएगा? Three students
मेक कमेंट्स अबाउट अप्लायंसेस विद डबल इंसुलेशन। स्टूडेंट पी बोल रहा है डबल इंसुलेशन डू नॉट नीड। पहले तो समझे डबल इंसुलेशन क्या है, रिकॉल करें। ऐसी अप्लायंस जिसकी आउटर केसिंग इंसुलेटर की बनी हुई हो, और ऐसी अप्लायंस जिसके प्लग में भी प्लास्टिक का आउटर केस लगा हुआ हो, जिसके वायर में भी रबर की इंसुलेशन हो, उसे डबल इंसुलेशन कहते हैं। यानी वो अप्लायंस जिसकी आउटर केसिंग मेटल की नहीं है वो लाइव ही नहीं होगी, यानी उसे अर्थ वायर की जरूरत नहीं है। सही है। तो अप्लायंस विद डबल इंसुलेशन डू नॉट नीड अर्थ वायर, सही बात कर रहा है। डबल इंसुलेशन प्रोटेक्ट्स यूजर ऑफ द अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। यस, मेटल की केसिंग लाइव हो सकती है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, डबल इंसुलेशन लाइव ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। स्टूडेंट आर क्या बोल रहा है, द सर्किट ऑफ द अप्लायंस विद डबल इंसुलेशन डू नॉट कंटेन फ्यूज। फ्यूज का ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, फ्यूज तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से आपकी अप्लायंस को बचाता है। तो भले डबल इंसुलेशन अप्लायंस हो या ना हो, फ्यूज तो जरूरी होता है। सही है। तो दो ही स्टेटमेंट हैं जो हमारे पास सेंसिबल एक्ट कर रहे हैं, पी एन क्यू। दैट इज हाउ बी इज आर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये टेक्निकल सवाल है, सुनिएगा। मैग्नेट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड थ्रू कॉइल और वायर। The coil is connected to an oscilloscope. The diagram shows the trace produced on the oscilloscope screen. अच्छा, अब सुनिएगा बेटा, पहले मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूँ यहाँ पे। बेटा ये मेरा कॉयल है, सही है। और लेट से ये हमारे पास आ रहा है मैग्नेट, जिसका नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो करीब आने नहीं देता। दिस गिव्स द सेंस ऑफ रिपल्जन। और रिपल्जन की वजह से लेट से यहाँ पे जो भी सिनेरियो होता है, करंट फ्लो होता है, वो करंट इस वजह से फ्लो हो रहा है। सही है। यानी मैंने अभी जो सिचुएशन दिखाई है आपको, वो इस वाली की दिखाई है। सही है। अब दूसरी कहानी सुनो। अब जब मैग्नेट इसमें से होकर नीचे से फ्लो होके यहाँ पे जा रहा होगा, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास अब कॉइल कुछ ऐसा दिखेगा। और अब सिनेरियो क्या होगा बेटा, दूर जाने नहीं देता। दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। और अब पहले के मुकाबले में बिल्कुल उल्टा करंट फ्लो होगा, यानी ये वाला। ठीक है बेटा। ये सबसे पहले मैंने आपको लेंज़ेस लॉ के मुताबिक, जब एक मैग्नेट कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है तो क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जब मैग्नेट कॉइल के करीब आ रहा है तो ये वाली पल्स आपको मिल रही है, जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है तो ऑपोजिट पल्स आपको मिल रही है। सही है। अब नीचे पहले तो देखिए, हमारे पास सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है। जहां नेगेटिव पल्स मिल रही थी वहां पॉजिटिव पल्स मिल रही है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास नीचे आने वाला पोल पहले अगर नॉर्थ था तो अब वो साउथ है, क्योंकि देखें, जब नॉर्थ करीब आ रहा था पल्स डाउन नेगेटिव थी। ठीक है। और अब साउथ आ रहा होगा, यानी ऑपोजिट पोल आ रहा होगा। ये मुझे नहीं मालूम पहले नॉर्थ आ रहा था साउथ आ रहा था, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब पहले के मुकाबले में उल्टा पोल आ रहा होगा, दैट इज वाई यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। सही है। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। नेक्स्ट, अब क्या होगा बेटा, जब मैग्नेट नीचे से जाएगा इस तरह, तो नीचे वाले पार्ट में हमारे पास आएगा ये वाला सिनेरियो। अच्छा, अब देखें, पहले इन दोनों में टाइम डिफरेंस बहुत कम था, यहाँ पे टाइम डिफरेंस ज्यादा है। इसका मतलब मैंने देखें जानबूझ के कॉइल को लंबा बनाया है, सो दैट आई कैन शो कि मैग्नेट को यहां से यहां तक आने में पहले के मुकाबले में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो ज्यादा लग रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सही है। जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम, हमारा जो कॉइल है एक तो वो लॉन्गर हो गया है, पहला। दूसरा, इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आया हुआ है, तो यानी हमारे मैग्नेट की जो फॉलिंग है वो भी ऑपोजिट हुई हुई है। पहले अगर नॉर्थ था तो अब साउथ फॉल कर रहा है। सही है। तो कॉइल इज लॉन्गर एंड अदर पोल ऑफ द मैग्नेट एंटर द कॉइल, सेम पोल नहीं एंटर होगा। सही है।
तो बहुत डिटेल में मैंने इसको ब्रेक डाउन करके समझा दिया है। ये टेक्निकल एमसीक्यू था, तो मैंने बारी बारी दोनों सिनेरियो की डायग्राम्स आपको दिखा दी। नाउ बार magnet is dropped through the vertical solenoid connected to ammeter. When the current is induced in the solenoid and solenoid becomes electromagnet, which flow described polarity of and y of the solenoid and the force between solenoid and bar magnet, and the bar magnet leaves the solenoid. Okay. बार मैग्नेट जब सोलेनॉइड को लीव कर रहा है तो बेटा ये देखेंगे एज पर माय डायग्राम, जब बार मैग्नेट सोलेनॉइड को लीव कर रहा है तो लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है? दूर जाने नहीं देता। दिस गिव्स द सेंस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा साउथ के सामने क्या बन जाएगा? साउथ के सामने बन जाएगा नॉर्थ। सही है। तो एंड बाय पे हमारे पास क्या बन रहा है? नॉर्थ। सही है। और हो क्या रहा है? अट्रैक्शन। दैट इज हाउ हमारे पास एमसीक्यू नंबर 30 कंप्लीट होता है। 26 till 30 एमसीक्यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। Send your messages to chat happen questions. And if you don't have any question, give the thumbs up so that we can move ahead. Yes, मोहम्मद अली असलम। यहाँ पे जो लॉन्गर कॉइल मैंने आपको दिखाया है ना, उसकी वजह से डिले शो हो रहा है। ये जो डिले शो हो रहा है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 दिखा दिया है बेटा, ये देखें मरियम। ओके, अब लास्ट के 10 एमसीक्यूज में एक साथ समझाऊंगा, उसके सवाल एक साथ करेंगे। ठीक है। Which diagram shows the output voltage against time for simple AC generator? हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, साइन वेव कहां पर बन रही है? सी में। Charger for a mobile phone uses a transformer which steps the voltage down from 230 to 5 volt. बेटा ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, ये सेकेंडरी वोल्टेज हो गया। प्राइमरी कॉइल का टर्न्स पता चल गए, टर्न सेकेंडरी कॉइल के पूछ रहा है। तो बेटा क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एन एस अपॉन एन पी बराबर है वी एस अपॉन वी पी। ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला वी एस एन पी अपॉन एन एस हो जाए, सॉरी वी एस एन पी अपॉन वी पी हो जाएगा। वी एस है हमारे पास कितना बेटा? 5। एन पी कितना है? 2500। और वी पी क्या है? 230। 54 आंसर है। That a commutator is connected to the coil of DC motor. ठीक है। The commutator rotates, connects the coil to the power supply. Once every half turn the current reverses. ठीक है बेटा, पहले ही मैं आपको बता दूं, करंट रिवर्स जो होता है ना, वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में होता है। सही है, क्योंकि वर्टिकल ओरिएंटेशन में जो हमारे पास स्प्लिट रिंग है ना, वो कार्बन ब्रशेस को चेंज करता है। मतलब पहले जो स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ था, वही स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश के नेगेटिव पे ट्रांजिट करता है। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन में हमारे पास जो है वो चेंजिंग आती है। सही है। करंट की व्हाट इज द नेम टू द कम्यूटेटर? बेटा कम्यूटेटर का पूरा नाम क्या है? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। सही है। एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल एज द करंट रिवर्सेस? अभी बताया, परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो डी आंसर है। गर्ल मेक्स अ सिंपल ट्रांसफॉर्मर टू एलिमिनेट अ लो वोल्टेज लैम्प।
द ट्रांसफॉर्मर इज शोन. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द रॉड? वह रॉड का मटेरियल क्या होता है? आयरन. और ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन है ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को कम से ज्यादा या ज्यादा से कम में कन्वर्ट करता है. तो हमें जो सप्लाई चाहिए होगी वो एसी सप्लाई चाहिए होगी. विच पार्टिकल आर इन द न्यूक्लियस ऑफ लार्ज एटम? भाई एटम छोटा हो बड़ा हो, न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Alpha particle and beta particle are emitted during the radioactive decay. Which particle has the weak ionizing effect? Beta is weak ionizer. And which particle has a weak penetrating power? Alpha की penetrating power weak होती है. थर्टी सेवन. बेटा 37 में मुझे यहाँ पे आपको कैमरा ओपन करके दिखाना होगा. और इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैमरा ओपन करके, क्या कह रहे हैं? बीम ऑफ बीटा पार्टिकल passes into the magnetic field and then into electric field. सही है. Which number shows the path of the beam? हम we are interested in beta. सही है. So this can't be beta 2 और 5 क्योंकि ये तो सीधा ट्रेवल कर रहे हैं. ये गामा है. सही है. इनमें से बीटा कौन है? बेटा बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो दे शुड बी मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव. सही है. इसका मतलब 6 वाला पार्ट बीटा है. सही है. नाउ अब बचते हैं हमारे पास बी और डी में से कोई एक आंसर है. हमें लगाना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू सी विच वन इज बीटा. सही है. तो मैं आपको कैमरा के थ्रू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल अप्लाई करके दिखाता हूँ. सॉरी फॉर द मैस ऑन द टेबल, बट टाइम नहीं है अपन के पास अभी, बर्दाश्त करें. क्या ओके बेटा, ये देखें मैं 3 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, मैं स्ट्रेट राइट हैंड यूज कर रहा हूँ इस तरह. तो फील्ड नॉर्थ टू साउथ. सही है. 3 इधर की तरफ जा रहा है, तो देखो मैंने अपना सेकंड फिंगर इधर की तरफ किया. और देखो किधर लग रही है? डाउन. सही है. और देखो मेरे पास 3 भी डाउन जा रहा है, यानी ये मेरा बीटा है. सही है. तो 3 इज बीटा. इन दैट वे हमारे पास एक मरतबा फिर देख लें. फील्ड नॉर्थ टू साउथ, बीटा जा रहा है इधर, फोर्स डाउन लग रही है, और देखो हमारा बीटा भी जा रहा है डाउन की तरफ. सही है. तो 3 इज बीटा. यानी 3 एंड 6 हमारे पास बीटा है. आइसोटोप ऑफ रेडॉन 222 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 3.8 डेज. बेटा इस 3.8 डेज में क्या होगा हमारे पास? विच स्टेटमेंट अबाउट सैंपल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ रेडॉन 222 इज करेक्ट? बेटा 3.8 डेज में 1 मिलीग्राम रेडॉन जो है वो 0.5 मिलीग्राम बचेगा. सही है. तो ये स्टेटमेंट हमें देखना है. आफ्टर 3.8 days there is 0.5 mg of radon left. Perfect. B answer. 39. What is the first stage of the life cycle of a star? Nebula. And nebula क्या होता है? Combination of clouds of gas and dust. What is the definition of redshift? Absorbed regions or certain regions of the stars or galaxy are shifted towards the longer wavelength towards the red end of the spectrum. कब? When the star or a galaxy is moving away from us. सही है. So increase in observed frequency, no. Increase in observed wavelength, yes. When they are moving away.
Light emitted by distant galaxy is blue when it reaches Earth. तो ये रेड शिफ्ट नहीं है, ये ब्लू शिफ्ट. राइट रीचिंग द अर्थ इज रेड व्हेन इट इज एमिटेड बाय डिस्टेंट गैलेक्सी. मूवमेंट की बात नहीं की. इफ द स्टार इज मूविंग अवे तो रेड एंड की तरफ हमारे पास स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ होगा. पेपर कंप्लीटेड. 31 टिल 40 एमसीक्यूज में कोई सवाल है जल्दी से पूछ ले. ट्वेंटी 33. बेटा 33 में हमारे पास कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है. 33 में ईशा हमसे कह रहे हैं कम्यूटेटर का नाम क्या होता है, स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग. हमने बोला स्प्लिट रिंग. ठीक है. और कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट हर हाफ साइकिल के बाद उल्टा होता है तो उसे और उल्टा कर देता है. तो उल्टे करंट को उल्टा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा. और ये कब होता है, जब आपका कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करता है. सही है. और वर्टिकल पोजीशन हमारे नॉर्थ एंड साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, वर्टिकल ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है. बेटा याद नहीं है बिलाल, देखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड क्या था. हाउ डिड यू डू 38? सिंपल यार. 38 तो हाफ लाइफ वाला पार्ट है. ठीक है. हाफ लाइफ 3.8 डेज बताइए, यानी 3.8 डेज में जो आपका मास है वो आधा अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट कर लेगा. ठीक है. So after 3.8 days, there is 0.5 mg of radon left. यानी 0.5 mg of radon convert हो चुका है stable nucleus में. That is all. Question 31. Why we cancel the last statement? Last statement बेटा AC जनरेटर की वेव साइन वेव होती है. ठीक है. ये ट्राइंगुलर वेव है. साइन वेव ऐसी होती है, कर्व्ड होती है. ठीक है. ट्राइंगुलर वेव को साइन वेव नहीं कहते हम. एक्सप्लेन 38. बेटा अभी समझाया 38. खदीजा फिर दोबारा समझाना है. जल्दी बताना खदीजा. MCQ 21. बेटा MCQ 21 में तो ईशा सिंपल हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया है. इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट. इमेज हाइट 3 बॉक्सेस में आ रही है, ऑब्जेक्ट हाइट 1.5 बॉक्सेस में आ रही है, तो 2 आंसर आ रहा है. या फिर आप ये फॉर्मूला फॉलो कर लें. इमेज डिस्टेंस 6 बॉक्सेस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 बॉक्सेस में आ रहा है, तो भी हमारे पास आंसर 2 आ रहा है. ठीक है. हाफ लाइफ व्हाई डू वी यूज फ्रैक्शन मेथड, क्या मतलब. फ्रैक्शन मेथड आप फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से आपको आंसर तक लेके जाता है. दैट इज व्हाई मैंने फ्रैक्शन मेथड यूज किया है. फ्यूज बेटा वो बोल रहा है डबल इंसुलेशन. डबल इंसुलेशन में फ्यूज का कोई ताल्लुक थोड़ी है. ठीक है. आप इस्तेमाल कर रहे हैं वॉशिंग मशीन जिसकी आउटर केसिंग प्लास्टिक की है, उसमें भी फ्यूज चाहिए. आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आउटर केसिंग मेटल की है, उसमें भी फ्यूज चाहिए. तो डबल इंसुलेशन से फ्यूज का कोई ताल्लुक नहीं. इट्स अप टू यू बेटा. यू कैन यूज फ्रैक्शन मेथड एनी टाइम यू वांट इन हाफ लाइफ. सिर्फ तब यूज नहीं करना जब तुम्हारे पास ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है, तो उसमें तो सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही यूज करना है आपने. लास्ट पेपर ऑफ 2023 अक्टूबर नवंबर 5054, दैट इज ओ लेवल्स. ठीक है. पेपर 1 एमसीक्यूज वही तमाम डिटेल्स हैं, इनको ऊपर टाइम दाया नहीं करते. The diagram shows the level of liquid in a measuring cylinder. The scale is marked in centimeter cube. बेटा what is the level? आप वाटर के लिए ये लोअर में डिस्कस होता है, ये रीड करते हैं. ये क्या आ रहा है 24. सही है. 21 22 23 24. तो what is the volume of liquid? That is 24 centimeter cube. The diagram shows distance time graph of a car. The car is
traveling along a straight road up the hill. Which quantity of the car is constant and greater than 0? Okay. कार अप द हिल जा रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिल, सही है। और कार अगर जा रही है हमारे पास अप द हिल, सही है। तो कार पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। टाइम के साथ साथ देखो हाइट बदल रही है। तो अगर हाइट कांस्टेंट नहीं है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, उसने बोला है कांस्टेंट चाहिए, सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होता है, और देखो ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, उसने बोला है ग्रेटर देन 0, सही है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है बेटा, अभी डिस्प्लेसमेंट ये थी, फिर डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं है, बचता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सिंस हमारे पास मास ऑफ द कार भी कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ग्रेडियंट दैट इज वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है एंड ग्रेटर देन 0 भी है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की जो कि कांस्टेंट होगी, सही है। दैट इज हाउ हमारे पास 2 का डी करेक्ट आंसर। At distance time graph, a distance time graph and a speed time graph show the motion of an object. Okay. How are speed and acceleration are determined from these graphs? बेटा distance time graph का gradient speed होता है and speed time graph का gradient acceleration होता है। डी आंसर है। Student find the mass of rock 65 grams. She pours 30 centimeter cube of water in the measuring cylinder and places rock into the water so that the water covers the rock immediately. The water level rises to 55 centimeter cube. बेटा पहले 30 था, अब 55 हो गया, तो कितना लेवल ऑफ वाटर राइज हुआ है? 55 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टोन की वजह से हुआ है, रॉक की वजह से हुआ है, सही है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक? तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ऑफ रॉक 65 है, वॉल्यूम 25 है, आंसर क्या आ जाएगा? 2.6। Small submarine of mass 1000 kg sinks with a constant speed of 2 meters per second. What is the resultant force of the submarine? इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, उसने बोला है कांस्टेंट स्पीड, यानी जितनी डाउनवर्ड फोर्स उतनी अपवर्ड फोर्स, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 0। 1 till 5 MCQs, ask your questions. Question number 4 and 2. Question number 4 देख लो बेटा, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। स्टोन को पानी में डाला तो पानी में डालने की वजह से स्टोन को पानी का लेवल राइज हुआ कितना? 55 माइनस 30, 25 सेंटीमीटर क्यूब राइज हुआ। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड मास ऑफ स्टोन ऊपर दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम किया, हमारा आंसर आ गया। एमसीक्यू 2 में बेटा काइंडली एमसीक्यू 2 में आप मुझे बताएं आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें डिस्कस हुई हुई हैं जिसको मैंने बारी बारी टाइम लगा के एक्सप्लेन किया है। आप मुझे बताओ आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट वाला। बेटा देखो ईशा, जब गाड़ी यहाँ पर है
और यहाँ से यहाँ पहुंचती है तो डिस्प्लेसमेंट ये है। जब गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पहुंचती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई। जब गाड़ी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुंचती है, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट तो नहीं है, बढ़े चले जा रही है। उसने बोला है कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ओके ईशा। Student drops from height a light ball in air. Student drops from rest a light ball in air. Light ball मतलब हल्की बॉल है, less weight की बॉल है. The ball experiences some air resistance as it falls. What happens to the velocity and acceleration of the ball during the first few seconds of the release? बेटा first few seconds of the release में हमारे पास क्या होगा? Velocity तो from rest बढ़ेगी, सही है। पहले बॉडी हाथ में थी, रुकी हुई थी, अब बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। बट जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, एयर रेजिस्टेंस विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉडी का वेट डाउनवर्ड होगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होती रहेगी। और अगर रिजल्टेंट फोर्स कम होती है तो मास तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। And that is why acceleration will decrease. These are correct answer. ठीक है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। The stopping distance of a car traveling at certain speed is measured in 4 different situations on a dry road with new tires. बेटा ड्राई रोड है और नए टायर है, स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि ड्राई रोड की ग्रिप बहुत अच्छी होगी, फ्रिक्शन बहुत अच्छी होगी, और न्यू टायर है तो उसकी भी फ्रिक्शन बहुत अच्छी होगी। तो सबसे कम स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 12 मीटर, ये वाला, सही है। देन आपसे क्या बोल रहा है? ऑन अ वेट रोड विद ओल्ड वॉर्न टायर्स। वेट रोड है, फ्रिक्शन कम, ओल्ड वॉर्न टायर है, फ्रिक्शन और कम। यानी यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, गाड़ी सबसे ज्यादा डिस्टेंस लगाएगी रुकने में। तो सबसे हैवी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 40 मीटर, सही है। Which two possible measurement on dry road? ड्राई रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, एंड ओल्ड वर्न टायर्स की वजह से फ्रिक्शन कम होगी। यानी हम एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। ड्राई रोड फ्रिक्शन बढ़ा रही है, वर्न टायर्स फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, यानी हम मिडिल में खेलेंगे। और मिडिल वाली वैल्यू तो हमारे पास कौन सी है? एक्स एंड वाई। तो बेटा विच टू रिजल्ट्स एक्स, तो एक्स एंड वाई हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। Spring has length 9 centimeter with 200 gram mass. The extension mass graph of the spring is shown. 200 gram mass is replaced by 100 gram mass. What is the new length? ये एक्सटेंशन नहीं मांग रहा है, न्यू लेंथ मांग रहा है। तो बेटा पहले देखो 200 ग्राम मास का एक्सटेंशन क्या था? 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की तो एक्सटेंशन है। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है स्प्रिंग की? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 ग्राम के लोड पे देखो, एक्सटेंशन है 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 200 ग्राम के मास को रिप्लेस कर दिया है 100 ग्राम के मास से, सही है। तो एक्सटेंशन हो गई 1। तो पहले 200 ग्राम पे टोटल लेंथ थी 9, जिसमें 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन थी। अब 100 ग्राम पे एक्सटेंशन होगी कितनी, सॉरी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगी। International Space Station orbits the Earth. Which row shows the direction of force of International Space Station when it is at point X? तो बेटा हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, and that is A.
विच एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू इम्पल्स, इम्पल्स के दो फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। 5 till 10 MCQs, you can ask your questions. Sorry, 6 till 10. How do old tires decrease friction? ग्रिप अच्छी नहीं होती ना ईशा, उनके पैचेस घिस जाते हैं, तो ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती। डन, आगे बढ़े। A box of mass 4 kg pulled from rest along a horizontal floor of constant फ्लोर फोर्स, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कांस्टेंट फोर्स एफ से हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं। कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स इज 1 न्यूटन and a box has traveled 1 meter with a velocity of 1.5 meter per second, ठीक है। now important बात क्या है, kinetic energy of the box is equal to the work। तो बेटा मैं इसी बात को आगे लेके चलता हूँ। वर्क होता है F into D, kinetic energy है हाफ mv स्क्वायर। बोल रहा है व्हाट इज फोर्स है, यहाँ से फोर्स निकाल, फोर्स क्या होगी mv स्क्वायर ओवर 2d। m पता है 4, स्पीड पता है 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 और d कितना है 1। बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.5 न्यूटन। ये तो वो फोर्स है जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे घर पे 5,000 रुपए लेकर आने हैं, बट मेरा किराया घर तक पहुंचने का 1,000 रुपीज है, तो मुझे कितने रुपए लेके निकलने पड़ेंगे, 6,000 रुपीज। सही है, ताकि घर पे 5,000 रुपए लेकर आ सकूं। सिमिलरली मुझे फोर्स चाहिए 4.5 न्यूटन की, बट फ्रिक्शन है 1 न्यूटन की, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी होगी, 5.5 न्यूटन की, ताकि 5.5 न्यूटन में से 1 न्यूटन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल हो जाए। सही है, एंड बाकी 4.5 न्यूटन मैं से अपनी बॉडी को आगे मूव करवा सकूं। ठीक है बेटा, तो टोटल जो फ्रिक्शन होगी हमारे पास, फोर्स होगी, उसमें आप 1 न्यूटन और ऐड करेंगे ताकि 1 न्यूटन फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, और हमारी फाइनल फोर्स जो है हमें 4.5 न्यूटन मिल सके। सही है, diagram shows curved track. A ball is released from the position shown, at which position gravitational potential energy is maximum। बेटा जीपी का ताल्लुक हाइट से होता है। सही है, और जहां पर हाइट मैक्सिमम है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ए पे मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये देखें। हाउ डज एन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन डिफर्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर स्टेशन? दोनों के अपने नुकसानात हैं। ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन ग्रीन हाउस गैसेस सराउंडिंग में एमिट करता है, जबकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन रेडिएशन सराउंडिंग में एमिट करता है। सही है, तो नीचे से चलते हैं। टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द जनरेटर, ये ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन में भी होता है और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी होता है। ठीक है, वो पूछ रहा है हाउ दीज टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। हॉट स्टीम इज यूज टू टर्न द टर्बाइन, दोनों में होता है। वहां पे हॉट गैसेस टर्बाइन को टर्न करवाती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हॉट स्टीम टर्बाइन को टर्न करवाती है। स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉयलर यूजिंग हॉट फ्यूल, दोनों में होता है। वहां पे क्रूड ऑयल को बर्न करके हॉट गैसेस बनाई जाती हैं, यहाँ पे पानी को बर्न करके हॉट स्टीम बनाई जाती है। सही है,
बस जो शुरू में मैंने बोला था, गैस एमिट होती है हॉट फ्यूल में इन द एटमॉस्फेयर इन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन, जबकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, रेडिएशन एमिट होती है। An electric motor is used to lift the load at a constant speed। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर का मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट को हाइट पे पहुंचाए। यानी हमारी इस मोटर की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करवाना। ठीक है, विच इज आर आउटकम, विच इज आर आउटपुट। हम चाहते हैं कि ये लोड को हाइट पे पहुंचाए। सही है। द जीपी स्टोर्ड इन द लोड इंक्रीजेस, जैसे जैसे वो हाइट पे राइज कर रहा है। द मूविंग लोड ऑल्सो स्टोर्ड विथ हैज काइनेटिक एनर्जी, मूविंग लोड की काइनेटिक एनर्जी भी है, विच इज आर बाय प्रोडक्ट। हमें जरूरत नहीं है काइनेटिक एनर्जी की, हम चाहते हैं कि लोड को हाइट पे पहुंचा दें। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ना भी हो तो भी चलेगा, बट ऐसा हो नहीं सकता विदाउट मूविंग हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा सके। तो हम मोशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम हाइट पे ऑब्जेक्ट को पहुंचाने में इंटरेस्टेड है। दैट इज वाई मैंने इसको पहले ही आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, जीपी आउटपुट है, which expression is used to calculate efficiency of the motor when the load is being lifted to a constant rate। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड पर सेकेंड, यानी एनर्जी अपॉन टाइम पावर ही बन गया। सही है, ओवर के। इनपुट पावर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, इनपुट पावर तो वो होगी जो हमने मोटर को सप्लाई की है। जीपी गेन आउटपुट पे आ रही है एंड पावर सप्लाइड टू द मोटर इनपुट पे आ रही है। तो बेटा बी आंसर है हमारा। पावर सप्लाइड, बेटा ऊपर आउटपुट आता है तो इसने ऊपर इनपुट लिख दिया, यहाँ पे भी ऊपर इनपुट लिख दिया। सही है। Battery delivers 3000 joules to a small 2-watt electric motor before the battery stops working। How long does the motor switch on? टाइम पूछ रहा है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन पावर। वर्क है 3000 और पावर है 2, लेकिन सारे आंसर मिनट्स में है, तो सेकंड्स को मिनट्स में लेके जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 25 मिनट। 11 till 15। चैट बॉक्स ऑन है बेटा, डू यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम 11 till 15, यू कैन आस्क। बेटा 14 में हमारे पास मैंने पहले डिक्लेयर किया आउटपुट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, पावर आउटपुट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम ऊपर आना चाहिए। सही है। और इनपुट एनर्जी क्या है, पावर सप्लाइड टू द मोटर, वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो वो ऑप्शन जिस जो मुझे काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर टाइम न्यूमरेटर में दिखा रहा है और पावर सप्लाइड टू द मोटर डिनोमिनेटर में दिखा रहा है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमने 20 वजह से सेलेक्ट किया अलीशा। A man finds it difficult to hammer a wooden post into the ground। सबसे आसान तरीका क्या है, व्हाट कुड मेक द पोस्ट गो मोर इजीली इनटू द ग्राउंड। अगर हम पोस्ट को इस तरह पॉइंटी कर दें, जिस तरह अभी बकरा ईद पे जानवरों को बांधने के लिए सॉफ्ट ग्राउंड के अंदर लकड़ी के पीसेस को हथौड़े से इंसर्ट किया जाता है ना, तो अगर मैं अपनी पोस्ट को इस तरह पॉइंटी कर दूं लाइक अ पेंसिल, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेक द बॉटम ऑफ द पोस्ट पॉइंटी।
ठीक है, मेक द टॉप पोस्ट पॉइंटेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बॉटम पोस्ट को नीचे लेकर जाना है। यूज लॉन्गर पोस्ट डजंट हेल्प, यूज वाइडर हो पोस्ट, मतलब वाइड पोस्ट इस्तेमाल करो, ये तो और अंदर नहीं जाएगी। द डायग्राम शोज, विच डायग्राम शोज द नेम ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू डायरेक्शन। तो बेटा सॉलिड से लिक्विड फ्रीजिंग नहीं होता, ये तो मेल्टिंग होता है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होता है। लिक्विड टू गैस कंडेंसिंग नहीं होता, या तो बॉइलिंग होता है या तो एवोपरेशन होता है। सॉलिड टू लिक्विड फ्रीजिंग नहीं होता, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है, लिक्विड टू गैस एवोपरेशन या बॉइलिंग होता है। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन होता है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग होता है। डी आंसर है। A sealed cylinder containing gas is left in the sunlight. Eventually, the cylinder explodes. Explain this in terms of the behavior of the gas particle. बेटा जब सनलाइट में हमने सिलेंडर को रखा है तो टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूल विल मूव विद फास्टर स्पीड, hence they will collide with each other more often and they will collide with each other with greater force. तो फोर्स ऑन अ गिवन एरिया प्रेशर बढ़ जाएगा। सही है। ईच पार्टिकल गेट्स बिगर, पार्टिकल तो उतना ही रहेगा। पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड हिट द सिलेंडर हार्डर एंड मोर ओपन। यस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, नो। नाउ बेटा मैं वॉल्यूम को इस तरह लिख सकता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो भले हमारा सिलेंडर का पिस्टन अंदर मूव करे या बाहर मूव करे, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज हो। ठीक है। नाउ कह रहे हैं द गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड द सिलेंडर बाय मूवेबल पिस्टन, द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम इज 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गई बेटा, 28, एंड द प्रेशर इज P, ये P1 हो गया। The piston is pulled out 30 centimeters, so the new length of the column is 50 centimeters. यानी V2 क्या हो गया, 15 है। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, ये हमें बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने की इजाजत मिल गई, नया प्रेशर पूछ रहा है। बेटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 है P, V1 है 20 है, P2 निकालना है, P2 है 50 है। सही है। A से A कटा, 0 से 0 कटा, एंड 2/5 क्या होगा, 0.4। ये हमारा एमसीक्यू नंबर 19 हो गया। Pot X and Y are both in cool room. Pot X contains hot water below the boiling point, let's say 90 degrees there. And pot Y is identical to pot X, but contains water that is kept boiling under the hot plate underneath. सही है, बॉयल हुए चले जा रहा है। सही है। और बॉइलिंग का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये स्टेट चेंज वाला पार्ट है, और स्टेट चेंज पे कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो काइनेट अगर टेम्परेचर, बेटा मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर चेंज से होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन पार्टिकल वाई डज नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पर है, इस पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन कंटेनर एक्स, तो बेटा कंटेनर एक्स तो सराउंडिंग को अपनी हीट एनर्जी लूज कर रहा है, यानी कंटेनर एक्स का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। एंड दैट इज हाउ बेटा हमारे पास बी करेक्ट आंसर होगा।
सही है बेटा। 16 till 20 एमसीक्यू जल्दी से पूछें। एडम, के ई ऑफ वाई इसलिए इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वाई बॉइलिंग पॉइंट पर है, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड टू गैस का स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया। सही है। चले, लेट्स अटेम्प्ट द लास्ट 20 एमसीक्यूज। 21 till 30 एमसीक्यूज के बाद चैट बॉक्स ऑन होगा। Solid metals are good thermal conductors. How closely packed the particles? Do metal contains free electron? Yeah, metal do contain free electron and particles are closely packed. कॉटन वूल, पहले तो यार मुझे ये बताओ, हमारे खेतों में मौजूद कॉटन वाली वीडियो किस किसने देखी है, और फिर उस वीडियो के पीछे क्या माइंडसेट है वो मैं समझाता हूँ। For 2 to 3 days I went to the rural areas. एक गांव है जिला सांगड़ के करीब जिसका नाम है शाहपुर चाकर। वहां पर मैं गया था अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ। मेरे असिस्टेंट में से एक असिस्टेंट वहां से बिलोंग करते हैं। तो मैं, सर उमर, सर सुमैर, हम तीन गए थे, और हमारे साथ एक राफे भाई भी होते हैं, वो भी गए थे। तो किस किसने वो वीडियो देखी है, फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इंस्टाग्राम पे। क्या बात है, थैंक यू अभी। ओके, सो वी आर बेसिकली doing one thing in our institute, that is CAN, Pan Education Network, जहाँ पे मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ, एंड हमारा इंस्टीट्यूट है वो। सो बेटा वहाँ पर हम वी आर वर्किंग ऑन बियॉन्ड द ग्रेड्स, मतलब ग्रेड तो आ रहे हैं, बट हमारा एक और कॉलम है जिसका नाम है कैन स्पेस। कैन स्पेस में हम क्या करते हैं? वी थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स। वी वर्क ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक वी आर सून लॉन्चिंग आवर समर कैंप, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। क्ले थेरेपी होगी, इसके अलावा पेंटिंग भी हो सकती है, कुकिंग भी हो सकती है। वी आर वर्किंग ऑन द आइडियाज, वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज जिसमें से बहुत सारे फाइनलाइज भी हो चुके हैं। तो उनमें से एक आइडिया ये है कि सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी को ग्राउंड लेवल पे जाके स्टडी करें, and we'll be having inshallah in future the field trips to the rural areas alongside with our students to teach the students on the ground level। यार अगर आप किसी पर्टिकुलर चावल की फसल की बात कर रहे हो, कॉटन की फसल की बात कर रहे हो, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, बच्चा जब अपनी आंख से देखेगा ना, ऑलवेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वे मोर बेटर देन द रूट लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा मेन आइडिया है। तो कॉटन सामने आई तो वीडियो याद आ गई, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अपना सेंट्रल आइडिया समझा दिया। खैर, नाउ the cotton wool is a good thermal insulator. How? Cotton contains packets of air, तो वो एयर को ट्रैप कर लेता है, कंडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, एंड एयर ट्रैप हो गई है तो कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी नहीं हो पाती। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थ्रेड्स ऑफ कॉटन which are tangled together to make the material which can be easily pulled apart or compressed। ठीक है, why cotton is a good thermal insulator? अभी मैंने आपको रीजन बताया कॉटन गुड थर्मल इंसुलेटर क्यों है। पॉकेट्स ऑफ एयर ट्रैप कर लेते हैं एयर को, और कन्वेक्शन नहीं हो पाती। ईच थ्रेड इज वेरी थिन, डजंट मेक एनी सेंस। लार्ज surface area because it's made up of the many threads, doesn't explain why it's a good thermal insulator। Low density because it has trap air।
थर्मल इंसुलेटर समझाना है तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वो प्रिवेंट कर रहा हो तो डी हमें सबसे बेहतर समझा रहा है। मेटल केटल इज हीटेड ऑन अ ग्रिड above the red hot glowing coals. सही है। What are the main thermal energy transfer to the bottom of the kettle within the water? सही है बेटा। तो यहाँ पे सुना, सबसे पहले तो रेड हॉट कोल से ग्रिड हीट हो रही है रेडिएशन के थ्रू। सही है। अब ये जो ग्रिड है और ये केटल है, ये आपस में कांटेक्ट बनाए हुए हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन। एंड विद इन द वाटर क्या हो रहा है बेटा, कन्वेक्शन। सही है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, थ्रू केटल, सिंस केटल हमारे पास ग्रिड से कांटेक्ट बनाया हुआ है तो कंडक्शन हो रही है, एंड विद इन वाटर तो सिर्फ कन्वेक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, दैट इज आवर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ diagram shows the two waveforms. Which arrow shows the wavelength of longitudinal wave? बेटा ये क्या है, कंप्रेशन, और ये भी क्या है, कंप्रेशन। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का फासला ही तो वेवलेंथ होता है। ये आंसर है। बी क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। ये वेवलेंथ नहीं हो सकता। सी क्या है बेटा, हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ये भी आंसर नहीं है। और डी क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये कंप्रेशन है। ओके, बेल, मैं जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ उस कमरे से बाहर जो दूसरा कमरा है उसके अंदर म्यूजिक बज रहा है। सही है। एंड आई कैन नॉट हेयर द प्रॉपर साउंड ऑफ द म्यूजिक बिकॉज द डोर इज लॉक्ड, बट एज सून एज आई ओपन द डोर आई हेयर द साउंड, आई हेयर द म्यूजिक। व्हाट इज हैपनिंग बेटा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया जो हमने वेव में पढ़ा है। जब एक वेव हमारे पास नैरो ओपनिंग से पास होती है तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी जैसे ही डोर खुलेगा तो जो हमारे पास बेल रिंग हो रही है इनसाइड द रूम, उसकी भी, सॉरी, बेल रिंग हो रही है इनसाइड द रूम, उसकी आवाज भी बाहर की तरफ आएगी थ्रू द डोर। सही है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट कॉजेस साउंड रीचिंग द स्टूडेंट टू बी लाउडर। जब दरवाजा बंद था साउंड लेस लाउडर थी, जैसे ही दरवाजा खुला साउंड लाउडर हो गई। क्यों साउंड लाउडर हुई, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उसके मुताबिक वी से दैट डिफ्रैक्शन हो रही। एक मरतबा सवाल भी पढ़ के सुना देता हूँ। बेल ऑन अ वॉल आउटसाइड द क्लासरूम रिंग्स, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग पॉइंट एक्स एज शोन। यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे बेल है। The classroom door is closed and the student in the room at X hears the bell ring. Okay. The door is open and the sound heard by the student is louder. What causes the sound reaching the stone to be louder? समझा चुका हूँ, डिफ्रैक्शन है। डिस्पर्जन तो बेटा कलर्स, व्हाइट लाइट को कलर्स में ब्रेक डाउन करने को कहते हैं। रिफ्लेक्शन तो एको होती है, रिफ्लेक्शन साउंड में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। Boy stands beside a girl in front of the large vertical plane mirror. Repeat हो रहा है सवाल। They are equal distances from the mirror. मतलब जितना डिस्टेंस ये मिरर से दूर है उतना डिस्टेंस ये मिरर से दूर है। सीआई की एक सिंपल सा तरीके का दैट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय, लड़के के बाल डार्क बना दो। सही है। और सेम स्ट्रक्चर में लड़की की पोनी बना दो। लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन डिफरेंशिएशन बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। सीआई को वतन की हवाएं सलाम कहती है। नाउ वेयर इज द इमेज ऑफ द गर्ल, यानी गर्ल हमारी ऑब्जेक्ट है। तो बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने इमेज बनती है। सही है। और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है मिरर से। दैट वे इज आवर करेक्ट आंसर। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और होशियारी हो रही है। बॉय स्टैंडिंग बिसाइड द गर्ल इन अ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर, दे आर इक्वल डिस्टेंस। द बॉय सीज द इमेज ऑफ द गर्ल।
फिजिक्स का जारहाना इस्तेमाल। ठीक है भाई, भाई साहब बाजी को इस तरह देख रहे हैं, देख रहे हैं इस कॉम पे कर्दा कैसे चढ़ गया। नाउ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, एयर से वाटर में जा रहा है बेटा, कीप दिस इन माइंड। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल। साइन एंगल आई निकालना है तो क्या होगा, एन टाइम साइन एंगल आर। तो एन हमारे पास 1.3 है, एंगल आर हमारे पास 40 है, तो साइन इनवर्स 1.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 40, बेटा क्या आंसर आएगा, 57। ठीक है, दैट इज हाउ वी डिड क्वेश्चन नंबर 27। वंस अगेन मैं आपको जरा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैलकुलेशन मैंने कैसे कैरी फॉरवर्ड की है। ये देखें, साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के साइन किया, 1.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 ब्रैकेट और एक बाहर वाला ब्रैकेट को क्लोज किया, 56.68 आ रहा है विच इज रफली इक्वल टू 57। ठीक है बेटा, the diagram shows the ray of light passing through the triangular glass block. What is the critical angle in the glass block? बेटा critical angle क्या होता है, denser to less dense medium, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है। तो देखो, डेंसर टू लेस डेंस मीडियम, ये लाइट जा रही है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 है, यानी दीज आर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन का सवाल आ गया। स्केल डायग्राम में मैंने आपको बताया है ये भी 1 सेंटीमीटर होता है और ये भी 1 सेंटीमीटर होता है, सही है बेटा। So what is the linear magnification produced by the lens? And if you want to be a part of our what do we say summer program, so do let me know। अगर आप कराची में होते हैं तो मुझे बताइएगा। अभी हम लोग अपनी इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे पेज पे लिस्ट डाउन करना शुरू कर देंगे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। तो m इक्वल्स टू डी आई ओवर डी ओ, आप एच आई ओवर एच ओ भी लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, 9/3 3 आंसर आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज 3। सही है बेटा, ultraviolet radiation is a component of electromagnetic spectrum. Which application uses ultraviolet radiation? सिंपल है, स्टेरिलाइजेशन। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें स्टेरिलाइजेशन इज द यूज ऑफ यूवी। 21 till 30 MCQs, ask your questions। जी बेटा, सर स्टेरिलाइजिंग ऑफ मेटल इक्विपमेंट्स गैमा करता है ना? मेटल वाटर इक्विपमेंट भी नहीं, स्टेरिलाइज कर सकता है हमारे पास यूवी, फूड लेकिन आइटम्स को जनरली स्टेरिलाइज गैमा करता है, ठीक है सर। टिन पैक्ड फूड आइटम्स जो होते हैं। ओके सर। कैन यू एक्सप्लेन MCQ विद द बॉय एंड द गर्ल? ओके बेटा, भाई साहब कह रहे हैं लड़का इमेज देख रहा है लड़की की इस तरह, ठीक है, तो बोल रहा है वेयर इज द इमेज ऑफ द गर्ल। सही है, तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने इमेज बनाता है प्लेन मिरर, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतना ही इमेज मिरर से होती है, तो ए हमारे पास वो पोजीशन होगी जहां पर गर्ल की इमेज बनेगी। सही है अब्दुल्ला। 28 में एडम हमसे बोल रहा है क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर से लेस डेंस मीडियम का। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसपे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना है।
वो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकते क्योंकि ये लेस देन टू डेंसर जा रहे हैं, और बी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है भी नहीं, और सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है लेस देन टू डेंसर का, तो बचता सिर्फ डी है। सही है बेटा। Now the last 10 MCQs we are about to do in today's class, और यहाँ पे हम O levels के पूरे 2023 को खत्म कर लेंगे। चले, student rubs different rods in his hand which gain large electrostatic charge। बेटा ये तो चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात हो रही है। अच्छा, मैं माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोग डायरेक्ट सवाल का जवाब दे सकें। तो चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की कंडीशन क्या थी? इट्स ओनली वैलिड फॉर टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। तो पॉलीथीन इंसुलेटर है, स्टील इंसुलेटर नहीं है, पॉलीथीन वूल, आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, तो दैट इज हाउ। Two permanent magnets are placed side by side in 4 arrangements. In which arrangement do the magnet repel? बेटा रिपल्जन में क्या होता है? लाइक पोल्स। ठीक है, तो साउथ साउथ सामने रिपल्जन होगी, नॉर्थ नॉर्थ सामने रिपल्जन होगी, इन दो में रिपल्जन नहीं होगी। Only 2 or 3 is showing repulsion. Which graph shows the current changes when the voltage across the resistor of constant resistance is varied? बेटा resistor of constant resistance तो ohmic conductor है, और ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होता है। सही है। ये टेक्निकल सवाल है, 34 गौर से सुनिए का। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स first in series and then in parallel. Okay, the two resistors in series are connected to the power supply and the current is IS. The parallel combination are connected to the same power supply, यानी दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, and current is IP. What is the ratio of IS over IP? ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया ना, मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना है। सेम पावर सप्लाई का मतलब है दोनों पावर सप्लाई के वोल्टेज सेम है। वोल्टेज ऑफ सीरीज बराबर होगा वोल्टेज ऑफ पैरेलल। वोल्टेज क्या होता है? IR, और यहाँ पे क्या होगा? अगेन IR। उसने क्या मांगा है? IS अपॉन IP। सही है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? RP अपॉन RS। अच्छा बेटा आप सुनो, दो रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में रेजिस्टेंस 2 का 2R हो जाएगा। अगर सिंगल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है तो दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 2R होगा सीरीज में, सॉरी। यानी वो जब पानी की गिरती थी ना। और पैरेलल में हमारे पास दो रेजिस्टर अगर लगाते हैं तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाफ आर। तो हाफ डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1/4 यानी 0.25। ये आंसर है। एक मरतबा फिर सुनो, उसने बोला सेम पावर सप्लाई है तो मैंने वोल्टेजेस को दोनों की इक्वेट कर लिया सीरीज और पैरेलल के। IS/RS बराबर हो गया IP/RP। उसने बोला IS ओवर RS निकालो, तो IS को इधर ही रखा, IP मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। RP को इधर ही रखा, RS मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। अब सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस R 2R। और पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टर हो तो सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो, तो हाफ R। R से R कैंसिल हुआ, 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4, दैट इज 0.25। सही है बेटा। Output of an AC generator is connected to the lamp. The coil of an AC generator is rotated constant rate, which makes the lamp flash twice every second. The coil is then rotated half the rotation.
कॉइल को हाफ द रोटेशन कर रहे हैं, मतलब आधी रोटेशन कॉइल को दी है। सही है, यानी कॉइल की स्पीड स्लो कर दी, तो ईएमएफ भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा है, जब स्पीड कम होती है तो ईएमएफ और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, जब स्पीड बढ़ती है तो ईएमएफ और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है सेम मैग्नीट्यूड से। सही है। व्हाट हैपेंस टू द मैक्सिमम ब्राइटनेस? बेटा स्पीड कम होगी तो ईएमएफ कम होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। और पहले 1 सेकंड में 2 मरतबा लैंप फ्लैश कर रहा था, ठीक है, अब 1 सेकंड में सिर्फ 1 मरतबा लैंप फ्लैश करेगा क्योंकि रोटेशन हाफ कर दी है। Which device uses the magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current का मतलब क्या है बेटा? यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हमारे पास है लाउड स्पीकर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कंपास में परमानेंट मैग्नेट होता है, फ्यूज का कोई ताल्लुक नहीं है मैग्नेटिज्म से, मैग्नीफाइंग ग्लास का कोई ताल्लुक नहीं है मैग्नेटिज्म से। A wire is placed at right angles to the uniform magnetic field. Okay. There's a current in the wire and wire experiences force. Beam of alpha particle, beta particle and neutrons are fired into the magnetic field in the same direction as conventional current. बेटा conventional current क्या होता है? Flow of positive charges. Which beam experiences the force initially same direction as the force experienced by the current carrying wire? भाई करंट कैरिंग वायर भी पॉजिटिव चार्जेस को कैरी कर रहा है। सही है, तो कौन सा चार्ज होगा अमंग अल्फा बीटा और न्यूट्रॉन जो कि उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिस डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर में करंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो पॉजिटिव हम में से कौन है यहाँ पर? अल्फा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बीटा पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है, तो बीटा पार्टिकल उसी सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और न्यूट्रॉन बेचारे के पास तो चार्ज ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी हमारा आंसर होगा बी। Diagram shows the trace produced on the screen of oscilloscope due to alternating voltage. टाइम बेस आपको दिया हुआ है 4 मिलीसेकंड, और 4 मिलीसेकंड के मुताबिक हमारी वेव का टाइम पीरियड कितना है? 1 2 3 4 बॉक्सेस में वेव आ रही है, यानी 15 मिलीसेकंड। बोला है व्हाट डज द ट्रेस लुक लाइक व्हेन द टाइम बेस सेटिंग इज 2 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर? कैसा दिखेगा ट्रेस जब टाइम बेस सेटिंग 2 मिलीसेकंड कर दी जाए? ठीक है, तो बेटा जब टाइम बेस सेटिंग 4 मिलीसेकंड थी तो हमारी वेव 16 मिलीसेकंड 4 बॉक्सेस में कंप्लीट कर रही। ठीक है, तो 4 मिलीसेकंड में 4 बॉक्सेस लग रहे थे, 2 मिलीसेकंड में हमारे पास कितने बॉक्सेस लगेंगे? 8 बॉक्सेस लगेंगे। सही है, तो इन दैट वे हमारे पास सी करेक्ट आंसर होगा। सही है बेटा। ये देखें, 2 मिलीसेकंड, 4 6 8 10 12 14 16 मिलीसेकंड। तो अगर 2 मिलीसेकंड का एक बॉक्स हो गया है तो 8 बॉक्सेस में हमारी वेव अपने आप को कंप्लीट करेगी। सही है बेटा। Half life of radioactive isotope is 2.5 minutes. This isotope is the only radioactive isotope in a radioactive sample. Between t equals to 0 to 7.5 minutes, the mass of the isotope decreased by 70 microgram. सही है, तो what is the mass of the isotope at t equals to 0? अच्छा, तो 7.5 मिनट में 2.5 मिनट की कितनी हाफ लाइफ आएंगी? 3। सही है,
तो बेटा अब जरा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 70, अगर हमारा इनिशियल मास 75 मिलीग्राम था तो जरा देखते हैं 75 मिलीग्राम से का आधा क्या होगा, तो कैलकुलेटर 75 डिवाइड बाई 2 37.5, पहली हाफ लाइफ के बाद ये होगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा 37.5 का भी आधा 18.75, थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा 18.75 का भी आधा 9.4 9.375। तो बेटा क्या इन दोनों में 70 मिलीग्राम का फर्क आ रहा है? वो क्या बोल रहा है, कौन सा मैथ होगा जो बताता है 0 से 7.5 मिनट्स के दौरान 70 माइक्रोग्राम मैथ डिक्रीज हुआ है। तो 70 माइनस 9.375 करते हो तो बेटा आंसर आता है 60.625। तो ये तो 70 डिक्रीज नहीं हो रहा, सही है। अब बी पर आओ, 80 से 40 हुआ पहली हाफ लाइफ के बाद, 40 से 20 हुआ दूसरी हाफ लाइफ के बाद, 20 से 10 हुआ तीसरी हाफ लाइफ के बाद। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 80 माइनस 10 70 माइक्रोग्राम का मैथ डिक्रीज हो रहा है। तो इन दैट पे हमारा करेक्ट आंसर कौन है, बी। सही है बेटा। लास्ट एमसीक्यू, when observed on earth redshift of the light from galaxy X is smaller than the redshift of light from galaxy Y। यानी गैलेक्सी एक्स की रेडशिफ्ट कम है और गैलेक्सी वाई की रेडशिफ्ट ज्यादा है, यानी गैलेक्सी एक्स हमारे से दूर जा रही है कम स्पीड से, यानी वो हमसे करीब है, और गैलेक्सी वाई हमसे दूर जा रही है ज्यादा स्पीड से और वो हमसे ज्यादा दूर है। सही है, फास्टर रेसेशन किसकी हो रही है, गैलेक्सी वाई की हो रही है। एंड दिस इज हाउ we are done with this paper. You can ask your questions if you have. Yes, Mehdi सर मॉक आज है, जी। तो हम उसको 15 मिनट थोड़ा लेट दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। हम्म। MCQ 31, 35 and 39। पहले MCQ 39 देख लो भाई। MCQ 39 हमारे पास भाई वो बोल रहा है कि 0 से 7.5 मिनट्स में मास डिक्रीज हुआ है 70 मिलीग्राम। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना मास था, तो मैंने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शन ए को मैंने देखा, ऑप्शन ए में 7.5 मिनट में 2.5 मिनट की 3 हाफ लाइफ आ रही है, सही है। तो पहली हाफ लाइफ से तीसरी हाफ लाइफ में जो मास डिक्रीज हुआ है, डीके हुआ है, वो 60.625 है। तो हम तो देख रहे हैं कि 70 माइक्रोग्राम कहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो ए आंसर नहीं था। फिर मैं बी पे गया, 80 से 40 40 मास डिक्रीज हुआ, 40 से 20 और मजीद 20 मास डिक्रीज हुआ, टोटल 60 मास डिक्रीज हो चुका है। देन 20 से 10 और 10 माइक्रोग्राम मास डिक्रीज हुआ, तो टोटल 70 माइक्रोग्राम बी में डिक्रीज हो रहा है। दैट इज बाय मेरा बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, 210 से 105, 105 से 52.5, 52.5 से इसका भी आधा होगा 26.25। तो जो टोटल डिफरेंस आ रहा है पहले और आखिरी में वो 210 माइनस 26.25, बेटा ये 183.75 आ रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सही है। और इसमें और दूर जाएगा आंसर, सही है। तो हमारा 70 माइक्रोग्राम का जो कंडीशन है वो सिर्फ बी फुलफिल कर रहा है। तो दोज हु हैड द क्वेश्चन इन 39 वो मैंने रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन 35,
बेटा 35 में बात हो रही है अगर हम यहाँ पर स्पीड कम कर रहे हैं, तो स्पीड कम करते हैं तो ईएमएफ चेन इन फ्लक्स कम आता है, तो ईएमएफ कम मिलती है और फ्रीक्वेंसी कम मिलती है। ठीक है, एंड इसकी बिना पर जब स्पीड कम होगी तो ईएमएफ कम में होगी तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी लैंप की, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लैंप पहले 1 सेकंड में 2 मरतबा फ्लैश कर रहा था, तो अब 1 सेकंड में लेस देन 2 टाइम्स फ्लैश करेगा। ईएमएफ डिक्रीज इसलिए होगी जब आपका कॉइल स्लोली रोटेट करेगा तो चेंज इन फ्लक्स भी कम आएगा, तो ईएमएफ कम मिलेगी। देन 31, बेटा 31 में चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात हो रही है, सिंपल, विच इज ओनली वैलिड इन इंसुलेटर्स। सही है बेटा ईशा? मॉक अपलोड हो गया। 38, बेटा 38 में हमसे बोला गया 4 मिली हमारे पास टाइम बेस है, तो हमारी एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, तो 4 बॉक्सेस लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लिया 16 मिली। अब मेरी वेव तो चेंज नहीं हो रही, वो क्या चेंज कर रहा है बेटा? वो चेंज कर रहा है हमारे पास टाइम बेस सेटिंग। तो 16 मिली कितने बॉक्सेस में आएगा? अगर एक बॉक्स 2 मिली का है, 8 बॉक्सेस में, तो एक ही वेव है जो अपने आप को पूरा 8 बॉक्सेस में कंप्लीट कर रही है, सी। सही है, दैट वाज 38। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो बेटा आसान है। गैलेक्सी एक्स की रेडशिफ्ट कम है तो वो हमसे करीब है, जिसकी रेडशिफ्ट ज्यादा होती है वो हमसे ज्यादा दूर होता है, जिसकी रेडशिफ्ट कम है वो हमसे कम दूरी पर है, एंड जिसकी रेडशिफ्ट ज्यादा होती है वो हमसे ज्यादा स्पीड से दूर जा रहा होता है। तो स्पीड ऑफ रेसेशन क्या होता है? द स्पीड अवे फ्रॉम अस। सही है। इट्स नॉट पॉसिबल बिटवीन कंडक्टर्स, नो इट्स नॉट पॉसिबल। बेटा मुझे एक बात बताओ, आई मीन मैं जरा पहले, क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग